भाई ये बताओ, गाजर इनकी चीनी है, गन्ना उगा के चीनी पैदा करते हैं, तो हलवा घनश्याम खाएगा क्या? सब चीज़ इनकी घर की हैं, तो ससुरा ये बताओ हलवा घनश्याम को खिलाएंगे? गाजर घर की है तो सब घर का उगा के हम खाएंगे, या फिर मेरी मानो तो इनमें सल्फर की गोली बंटवा दो किसानों में, सब में मर जाएंगे ये, और फिर हलवा तुम खाते रहना। और एक डायलॉग और था आपका कि किसान मर रहे तुम माई को घुसेड़ देते हो। सही बात है। उसके बारे में जरूर बताओ। ये बताओ कि यहाँ किसान मरे जा रहे हैं और तुम लाके माइक ना हमारे मुंह में घुसेड़ रहे हो किसानों के में। ये बात को पहुंचाओ ना आगे तक, आगे तक बात जाए, उसी चैनल से बात करो। यही मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा। ये नहीं कोई गहरा गहरा नत्थू खैरा से बात करो, ठीक है? ये नहीं कि आया और माइकन घुसेड़ दिया मुंह में और बताइए इसके बारे में क्या राय। भाई राय लो, अच्छी राय लो, और किसानों से बोल रहे अच्छी राय दो। कभी बोलते हैं कि ये तो ओडी लेके आए हैं। अरे यूरोप में झाड़न के किसान के पास ओडी है, ओडी नहीं रख सकते। नेताओं के पास है कि ओडी वो नेता ही रखेंगे। उनके पास कौन सी मशीन लगी है जो पहला इलेक्शन लड़ते हैं? उनके बात बताता हूँ, बच्चे इनके ही बड़े होंगे। एक बात याद रखना, इनके बच्चे भी जो ये मीडिया दिखा रहा है ना, इनके बच्चे बड़े होंगे जब इनको देखेंगे ना, ठीक है? एक पास से हमारा एक साइड हमारा आंदोलन देखेंगे, एक साइड इनकी कवरेज देखेंगे, तो वो शर्म फील करेंगे कि हम इनके पैदा हुए हैं। इन जमीन भाई जागता भारतीय मुसाफिर न्यूज व हरियाणा हेडलाइन पर मैं राहुल सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केएमपी के रोड पे बैठे हैं और किसानों ने जो 11 से 4 बजे तक का जो आह्वान था चक्का जाम का, वो किया हुआ है। सभी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि पीछे का दृश्य जरूर दिखाएं। देखो सभी जो ड्राइवर भाई हैं वो अपना आराम से खड़े हैं, क्योंकि 4 से 5 घंटे का समय है। और उसके बाद किसानों का जो आह्वान एक और है कि भी हम टोल फ्री कराएंगे जब तक आंदोलन चलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के टोल फ्री करा रखे किसानों ने। केएमपी था जो चला हुआ था, इसको भी फ्री कराने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 4 बजे के बाद क्या टोल भी फ्री हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ये ड्राइवर भाई बैठे हैं, कुछ किसान बैठे हैं, कुछ हमारे युवा पत्रकार बंधु बैठे हैं। आज इन सभी तक बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले मैं ड्राइवर भाई से बात करूँगा और जानूंगा इनसे भी जो किसान आंदोलन में जो इनको परेशानी भी हुई है, क्योंकि 4 से 5 घंटे ये यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, इनको कितनी परेशानी हुई है और ये किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई साहब आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? मैं कानपुर से आ रहा हूँ और मैं करनाल जा रहा हूँ। करनाल जा रहे हो आप? यहाँ 11 बजे से खड़े हो, तो आपको कितनी परेशानी हुई? सर परेशानी तो कोई नहीं है, बस यही कि पता नहीं था कि रोड जाम होगा, तो थोड़ा खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हुई है। बाकी तो कुछ बात नहीं है। बाकी तो किसानों के साथ हम बैठे ही हैं। अगर मान लो किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर खेत में अनाज ही पैदा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? ठीक है जी, हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बात नहीं है। क्या आप लोग किसानों का समर्थन करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं जी। हम खुद किसान हैं, छोटे किसान हैं। 1 एकड़ मेरी ज़मीन है, तो उसमें गुजारा नहीं होता, तो इसलिए गाड़ी चला रहे हैं, तो गुजारा कर रहे हैं, बाल बच्चा पाल रहे हैं अपना। तो और तो कोई दिक्कत नहीं हमें, हम किसानों के साथ हैं। ये देखिएगा किसानों ने चक्का जाम कर रखा है यहाँ पे 11 से 4 बजे का। इन किसानों से जानेंगे भी भाई जो ये केएमपी का टोल इन्होंने फ्री कराने का भी आह्वान किया है, इनसे इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आप किसान हो, किसानों ने जो आज चक्का जाम किया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो किसान हमारे लीडर बोलते हैं हमको, हम वहाँ पर ही जाके चक्का जाम कर देते हैं। जो हमारे लीडर किसान ने बोल दिया भी टोल फ्री होगा, फिर 4 बजे के बाद आज ये टोल फ्री हो जाएगा। 4 बजे के बाद टोल फ्री हो जाएगा। 4 बजे के व्यवस्था जो जैसे जी अभी यहाँ पे ड्राइवर भाई यहाँ पे खड़े हैं, क्या 4 बजे बाद खोल दिया जाएगा इनसे? हाँ, 4 बजे बाद हम वहाँ से चले जाएंगे, नई गाड़ी फ्री ठीकरी बॉर्डर पर चले जाएंगे हम 4 बजे बाद। धरने पे चले जाओगे? हाँ, हमारे धरने में चले जाएंगे हम ठीकरी बॉर्डर में। तो 4 बजे के बाद ये जो टोल है ये फ्री हो जाएगा। जितने भी टोल हमने फ्री करे हैं, 3 महीने 4 महीने हो गए, सब फ्री चल रहे हैं। जितना देर हमारे बिल वापस नहीं होंगे ये टोल बिल्कुल ही फ्री रहेंगे। इनके पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे रिलायंस वाले। देखो दोस्तों, हम थोड़ा सा फुर्सत थी हमारे को, क्योंकि सुबह से हम वीडियो बना रहे थे, तो कुछ युवा पत्रकार भी आ गए और कुछ ड्राइवर भाई भी थे और किसान भी थे। सोचा चलो थोड़ा बहुत टाइम ऐसे ही बातचीत करके क्यों ना अपना कर लिया जाए। और बातचीत से थोड़ा वो ये होता है कि इंसान में एक दूसरे की जो बातें हैं उनका भी पता चल जाता है, भी क्या सोचते हैं किसानों के बारे में, पत्रकार भी और ड्राइवर भी। ये पत्रकार है यहाँ पे युवा, इनसे जानेंगे थोड़ा सा। भाई आगे आ जाए, सुनील भाई।
ये जागता भारतीय से हैं, आपने पहले भी हमारी कई वीडियो देखी भी होंगी, हमने एक दूसरे से बातचीत करके थोड़ा सा, आपने पहले किसी न्यूज़ चैनल पे इस तरह की बातें नहीं देखी होंगी भी पत्रकार आपस में बात करते हुए। क्या लगता है सुनील भाई, आप KMP के हाईवे पे बैठे हो? पहले तो हम ये बता दें कि हम पत्रकार के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और साथ में हमारे माँ बाप भी किसान हैं, इसलिए हम किसानों के बच्चे भी हैं। तो हम पूरी तरह जब हमने देखा कि मेन मीडिया में क्या चल रहा है तो हमें लगा कि हम पढ़े लिखे होने के नाते हमें अपने माइक उठा लेना चाहिए और सच्चाई में दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, देश तक पहुंचानी चाहिए। तो आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको सच्चाई देखने को मिलेगी। मेन मीडिया तो पूरी तरह कंट्रोल है, पूरी तरह बिकी हुई है, जैसा सबको पता है। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो जो मेन मीडिया पे दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग है ये किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, ये भाईचारा का आंदोलन है। यहाँ पे पहले कह रहे थे कि पंजाब के हैं, लेकिन देखो यहाँ पे हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के और यूपी के, पूरे देश के लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। और खाली किसान ही नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे हर तरह के, चाहे वो जो बेरोजगार है, जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो, वो लोग भी किसानों से जुड़ गए हैं। गर्लफ्रेंड भी दो साथ में ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, गर्लफ्रेंड का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जो हमारे मैंने ट्विटर पे ट्रेंड देखा था, रोजगार भी दो और साथ में गर्लफ्रेंड भी दो। ऐसे पहले तो खाने का दाने ही नहीं है लोगों के पास, गर्लफ्रेंड को कहाँ से खिलाएंगे, खर्चा कहाँ से करेंगे? मोदी जी ने तो अपने खाने के भी नहीं छोड़े, तो गर्लफ्रेंड को कहाँ से खिलाएं? तो उसके बारे में तो क्या कहूँगा। और बाकी यही चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हल निकलें। बाकी 3 महीने हो गए हैं, आज 100वां दिन है। सचिन के शतकों पर लोग तालियां बजाया करते थे, ये किसानों ने शतक मारा और बड़ी मुश्किल से मारा है। बड़ी ठंडी रातें, ओले पड़ रहे थे, बारिशें हो रही थी, हमने कवर किया है। मार दिया पेट्रोल ने भी शतक मार दिया है। उसके चक्कर में तो पूरी दुनिया, अभी हमारे भारत के लोग परेशान हैं। और कुछ लोग कि आप कवर भी करते रहते हो, अलग अलग जाके आपके साथ टकराते भी होंगे, कुछ लोग अच्छे अच्छे लोग भी टकराते होंगे। उसके बारे में तो आप देखो, ये सब एक कंट्रोल करने का तरीका है। पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। मेन मुद्दा है किसानों का। किसान यहाँ पे बैठे हैं, बिल के लिए लड़ रहे हैं, तो इस बीच में पेट्रोल बढ़ा देना, कंगना रनौत का छज्जा तोड़वा देना, फिर बाद में वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की पूरी CBI जाँच करा देना, फिर आई करके छापे पड़वा देना, फिर रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामला उछाल देना, ये सिर्फ लोगों को मेन मीडिया के थ्रू लोगों में अलग चीज़ें फैलाना है। मेन मकसद से लोगों को भटकाना है, बस यही करता है मीडिया और यही करती है सरकार। और भाई प्रदीप भाई, आप इतने दिन से लग रहे हैं, कुछ बातें आप शेयर करते रहते हो। मैंने सोचा भी थोड़ा सा फुर्सत तो है, चलो आज वो बातें कर ली जाएं। किसानों के बारे में एक बिल्लू ताऊ का भी डायलॉग है और आपके भी डायलॉग है, वो एक बार हमारे दर्शकों से जरूर से जाकर साझा करो। एक तो भाई बिल्लू ताऊ कह रहे थे कि भाई ये मतलब पत्रकार कह रहे थे भाई ये किसान हलवा खा रहे हैं, किसान कहाँ से हो सकते हैं? भाई ये बताओ, गाजर इनकी, चीनी है, गन्ना उगा के चीनी पैदा करते हैं, तो हलवा घनश्याम खाएगा क्या? सब चीज़ इनकी घर की हैं, तो ससुरा ये बताओ, हलवा घनश्याम को खिलाएंगे? गाजर घर की है तो सब घर का उगा के हम खाएंगे, या फिर मेरी मानो तो इनमें सल्फर की गोली बंटवा दो किसानों में, सब में मर जाएंगे ये, और फिर हलवा तुम खाते रहना। और एक डायलॉग और था आपका कि किसान मर रहे तो माई को घुसेड़ देते हो। सही बात है। उसके बारे में जरूर बताओ। ये बताओ कि यहाँ किसान मरे जा रहे हैं और तुम लाके माइक हमारे मुंह में घुसेड़ रहे हो किसानों के में। ये बात को पहुंचाओ ना आगे तक, आगे तक बात जाए, उसी चैनल से बात करो। यही मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा। ये नहीं कोई बेरा गहरा नत्थू खैरा से बात करो, ठीक है जी? ये नहीं कि आया और माइकन घुसेड़ दिया मुंह में और बताइए इसके बारे में क्या राय। भाई राय लो, अच्छी राय लो। और किसानों से बोल रहे अच्छी राय दो। कभी बोलते हैं कि ये तो ओडी लेके आए हैं। अरे यूरोप में झाड़न के किसान के पास ओडी है, ओडी नहीं रख सकते। नेताओं के पास है कि ओडी वो नेता ही रखेंगे। उनके पास कौन सी मशीन लगी है? जो पहला इलेक्शन लड़ते हैं उनके पास कुछ नहीं। सैलरी उनकी लगाओ हिसाब कितनी है जब MLA बन जाते हैं या MP बनते हैं। लेकिन उसके बाद वो 5 साल में कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है, फ्लैट ले जाते हैं, गाड़ियाँ इतनी हो जाती हैं। वो तरीका किसानों को भी थोड़ा बता दो ना, ये भी 5 साल में तरक्कियाँ कर जाएं। और मोहित भाई, आपको क्या लगता है इस आंदोलन को देखकर? आंदोलन में भाई साहब सरकार भटकाने का काम कर रही है। कभी पेट्रोल, कभी कुछ, कोई और मुद्दा, बार बार अलग अलग मुद्दे मतलब भटकाने का काम करिए किसानों को। और मैं सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि आप दूसरे मुद्दे पर ना जाके ना सीधा सिर्फ किसान आंदोलन के मुद्दे पे ही रहो और दूसरे मुद्दे मत जाओ। कभी कह रहे ये कर दिए कि तेल बढ़ा देंगे, हमें तेल कर दिया 100, और 100 जाने दो, तुम अपनी चीज़ें न बढ़ा दो ना, उन दो क्यों अपनी चीज़ें हम इतने रेट में देवांगे, साढ़े मरने दो भूखे।
सही बात कह रहा हूँ। 100 रुपये हाँ 100 रुपये रखो अपना भी दम पूरे पूरे नुआड़ के रहोगे भाई, हम तो 100 रुपये नीचे देवा को अपनी चीज़ 100 रुपये करो। ये ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट अपना बड़ा बनाओ, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बनाती? सबके सारे तलबे चट ना करें, क्यों चट्टा उनके? सोचने वाली बात है। अपना ट्रांसपोर्ट अपना खर्चा बढ़ाओ, डबल खर्चा सोच रहेगा अपना, अपना सरकार नीचे झुकेगी, किस जाएगी सरकार है? जब हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का बढ़ेगा, हर इंजन का बढ़ाओ, डीजल का बढ़ेगा, इंजन का बढ़ाओ, हर चीज़ का दाम बढ़ाओ, अपना सरकार नीचे झुकेगी। जो पहले का एक किसान ऐसा है जो अपनी जगह पर अड़ा खड़ा और सब तलबे चटने पर लाग रहे हैं, क्यों चटना चाहिए? नहीं, आपने भी देखा है, क्यों करो आप भी इनका डबल ठोको तो पता लगेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरी राय है किसानों की, जैसे सरकार बोलती है ना पेट्रोल के दाम हर रोज 20 पैसे 30 पैसे बढ़ा रही, मैं तो किसानों से अपील करता हूँ अपने गेहूं का, चावल का, जो भी खेती जिस फसल की करते हैं किसान, वो भी ऐसा सिस्टम बना ले, जिस दिन पेट्रोल बढ़ गया जितने पैसे जितने रुपए उतना ही बढ़ा दो और 100 से आगे चालू कर दो। जैसे पेट्रोल 100 को कूद गया तो दूध को 100 से ज़्यादा करके जिस दिन पेट्रोल बढ़े उसी दिन बढ़ा दो, जिस दिन घटे उसी दिन घटा दो। वो तो मदर डेयरी ने भी कुछ शायद विट्टा ने रेट बढ़ा दिए दूध के अभी। तो फिर ये लोग क्यों नहीं बढ़ा सकते? आज की अपडेट थी। नहीं, ये बताओ, थोड़ा कैमरामैन बचाओ, पीछे इधर से जरूर दिखाते हैं। ये बताओ ना, किसान कोई चीज बढ़ा, यार पहली बार ऐसा देख रहे हैं। ये मैं ये ट्रक लेके आया हूँ, कंपनी बोलेगी ये 20 लाख का है तो 20 लाख देने होंगे। ये किसान के पास ऐसा क्यों नहीं है कि वो ये बोलते मैं इस गेहूं को 3,000 रुपये क्विंटल बेचूंगा? ऐसा पहली बार सुना होगा आपने कि किसान अपनी फसल का रेट नहीं बता सकता। ट्रक वाले ने, कंपनी ने बता दिया 20 लाख है, ट्रैक्टर वाले ने बता दिया 10 लाख का ट्रैक्टर है, हर चीज़ तय हो। गाड़ी वालों ने बता दिया मारुति है, हुंडई, जो भी भाई गाड़ी 8 लाख की 10 लाख रुपए, लेकिन किसान ये नहीं बता सकता मेरे गेहूँ 3,000 रुपये क्विंटल है या मैं चावल को दूंगा 5,000 रुपये क्विंटल या 3,000 रुपये। वो अपनी फसल का रेट क्यों नहीं तय कर सकता? और ये आज से सवाल नहीं कि ये बीजेपी से कर रहा हूँ मैं, ये कांग्रेस से सन 47 से कर रहा हूँ मैं। तब तक 72 साल से किसानों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एमएसपी दे रहे हैं। वो एमएसपी कहाँ हुई भाई? एमएसपी 1975 रुपये क्विंटल गेहूँ का, या 25 शायद 75 है, लेकिन उसको अभी बेच रहे हैं 1600 रुपये में। तो कहाँ गई हो एमएसपी? बोला हम दे रहे हैं। अरे दे तो रहे हो, लेकिन दे कितने % लोगों को रहे हैं? खुद शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 8 से 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। इस बात को कोई नहीं उठा रहा। वो भी हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा, हरियाणा और पंजाब में फिर मुद्दा ला रहे हैं कि ये हरियाणा और पंजाब का इलेक्शन है, आंदोलन है, कई वर्ग जुड़े होंगे। तो ये बताइए, हरियाणा और पंजाब का इसको शुरुआत में बोला गया था, शुरुआत हुई पंजाब से, फिर हरियाणा यूपी सब में फैल गए। हम तो ये चाह रहे हैं अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए तो पूरे देश के किसानों का फायदा होगा उसमें, एकला हरियाणा पंजाब का नहीं होगा। पूरे देश को मिलनी चाहिए एमएसपी, और जितनी फसलों पे लागू करते हैं उस सब पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़े उतावले से हो रहे थे बात करने के लिए, क्या कहना चाह रहे थे बताइए जी। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਦੁੱਧ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਹੂਗੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ 800-900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल गलत गल है सरकार दी। गरीब को तो कोल्लू में पीस रख गया है, और वो कुछ बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल। सुनील भाई, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। किसानों को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या लगता आपको? प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ कहा था, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, क्या आए आपके अकाउंट में? वो विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, सबसे आगे हो जाएगा, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले चढ़ जाएगा। आज जीडीपी -23 के नीचे है और दिन बे दिन हमारा रुपया नीचे गिरता ही जा रहा है। तो जो भी कहा वो पूरा नहीं हुआ तो फिर किसान कैसे मान ले? दूसरा, अगर कुछ भी जो भी होता है ना देश के अंदर, कुछ भी होता है, कोई बिल लाया जाता है तो हमेशा ऐसे कैसे पता लगेगा कि बिल अच्छा है या बुरा है? तो कहीं और किसी देश में भी बिल लाया होगा तो उसको देख के हमें पता लग सकता है ना कि ये बिल उसके कंपेयर करने से भाई अच्छा है या बुरा है। तो किसान बिल ऐसा ही लाया गया था अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में किसान बिल लाया गया था। लाने वाला वही था बिल गेट्स, जो यहाँ पे भी लाया गया है। किसान बिल के ऊपर जो बैठे हुए हैं जो लोग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बातें कर रहे हैं, ये वही वहाँ पे लाया गया। अफ्रीका के अंदर
3 से 5% लोगों को अनाज नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कृषि बिल लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ज़्यादा उपज होगी, सीड्स भी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, इतना अनाज होगा कि जो 3 से 5% तुम्हारे लोग जो भूखे मरते हैं ना, वो भूखे सोएंगे नहीं, उनको अनाज मिल जाएगा। उसके बाद पता क्या हुआ, कुछ सालों बाद में आज वहाँ पे 30% लोग भूखे सोते हैं। 3 से 5% सोते थे, कृषि बिल लाने के बाद 30% लोग भूखे सोने लग गए हैं। तो अगर जिस दिन आम पब्लिक को ये बातें वहाँ की समझ आ सरकार जाएगी, शायद सब्सिडी भी दे रही है। वहाँ की सरकारें तो बहुत कुछ देते हुए भी ये प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे तो जबकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो ये किसान बिल जहाँ पे भी, हाँ नहीं, हाँ बाहर के कंट्रीज़ के अंदर बहुत कुछ हेल्प मिलती है, बाहर के कंट्रीज़ में तो बहुत कुछ हेल्प मिलती है। उसके बावजूद ये है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या देखो किसानों के जो बिल हैं वो किसानों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। किसान नेता है जो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं, या किसान जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं वही बता सकते हैं। लेकिन एक हम युवा पढ़े लिखे होने के नाते हम भी थोड़ा बहुत सर्च कर लेते हैं, उस बेस से हम आपको बता रहे हैं कि सच में जो किसानों के बिल है थोड़े से काले, इसी वजह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रदीप भाई, आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हो, आपने कई बार जो किसानों ने हरी फसलों को नष्ट किया उसकी भी आपने रिपोर्टिंग करी। हाँ की है। तो किसान कहा जाता है कि भाई जो फसल होती है वो अपने बच्चों की तरह पाल पोस के उसको बड़ा करता है, उसी फसल को किसानों नष्ट करने पर मतलब लगे हैं। क्या मजबूरी है किसानों की भी, जो खड़ी खड़ी फसल को जिसमें उसमें बीज भी बोया है, खाद पानी सब कुछ किया है, उसको भी नष्ट करना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है किसान? देखो राकेश टकेत थे जो, उन्होंने एक रैली के अंदर ये इशारा किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसान खड़ी फसल को आग भी लगा देगा, और यही बात तकरीबन पीछे चले जाते हैं। चौधरी छोटू राम ने बोला था अंग्रेज़ों के टाइम में, जब रेट के लिए लड़ रहे थे, वो दे रहे थे 5 या 6 रुपये क्विंटल पे, उन्होंने कहा था 10 रुपये दो, तो नहीं माने अंग्रेज़ों ने, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अपने खाने के लिए रख के बाकी सारी फसल में आग लगा देंगे। तो तब उधर से ये मैसेज गया था, जो अंग्रेज़ों के साथ रहता था उसने बताया कि अब आपकी आर्मी है ना, दुश्मन की गोली से नहीं मरेगी लेकिन भूख से मरेगी। तब वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा कि ठीक है 10 रुपये डन। लेकिन चौधरी साहब ऐसे थे, वो अड़ के खड़े हो गए, बोले अब 10 नहीं अब 11 लेंगे। बोला अब 11 क्यों? बोला 1 रुपया तो दांत भी तो घिसाई तुम्हारे साथ। मतलब जो बातें हाँ, टाइम लगा उसका 1 रुपया, वो एक तुम्हारे साथ बात की तो 1 रुपया उसका बढ़ाओ, अब 11 लेंगे। फिर वो 11 पे डन करके आए थे। अब यही बात है, सरकार चाह रही है कि रोटी को तिजोरियों में बंद कर दें। ये जो बड़े बड़े जो घराने हैं उनकी सोच ये है कि तिजोरियों में अगर रोटी को बंद कर देंगे तो ये लोग भूख हमारे पास आएंगे कि हमें रोटी दो, हमारे कहने से चलेंगे। मेन लड़ाई यही तो है कि भाई रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। रोटी है, किसान है, सुबह उठता है भाई, हर जीव जंतु को कुछ ना कुछ खिलाता है, उसके खेत से ही खाने शुरू है। जैसे फसल पकी सरसों की कीड़ी वीड़ी सब खाते हैं। उसके बाद भाई मंडी में जाते हैं तो उधर वो सफाई वाले भी लेते हैं, सफाई करते हैं, थोड़ा वो भी ले लेते हैं। मतलब किसान है, इसने देना सीखा है, लेना कुछ नहीं। अब इसने देखा कि तुम्हारी ज़मीनों पे डाका पड़ रहा है, जा रही हैं, तो अब इन्होंने अपना हक मांगने के लिए उठ गए। तो उसी के दौरान वो लोगों की आंख, जो सरकार की आंख में कणक, वो बोलते हैं ना कि रड़कने लगे, कि ये उठ के खड़े हो गए अपनी मांगों के लिए, इसलिए वो परेशान हैं। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो ये बैठे हुए हैं, हम भी जाते हैं, हर एक से ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। लड़ाई है, तिजोरी में रोटी बंद नहीं होगी, क्योंकि गरीब आम तो बिल्कुल गरीब तो मर जाएगा। सबसे ज़्यादा उस दिन भी बताया था मैंने, उनको नुकसान जो अभी आटा 25 रुपये किलो ले रहे हैं, वो आने वाले टाइम में पैकिंग में मिलेगा और 100 रुपये का मिलेगा, 150 का मिलेगा। वो तो उनके हाथ में हो जाएगा। फिर भाई मन मर्जी लेंगे और मन मर्जी बेचेंगे, लेंगे कम दाम में और बेचेंगे ज़्यादा में। इस बात को कोई समझ नहीं रहा। मेन लड़ाई ये है। और कोई किसान साथी बात करना चाहेगा? इधर आइएगा। हाँ जी सर। एक पानी की बोतल ले लीजिए, उसको 20 रुपये में बेचा जाता है। हाँ जी। और किसान है कि भाई अपना अनाज 20 रुपये किलो में बेच रहा है। एक पानी 20 रुपये में बिक रहा है, एक अनाज जो किसान 6 महीने की मेहनत करके जब उगाता है, गर्मी सर्दी सहन करके रात को 12 बजे भी पानी देने जाता है, क्योंकि आप तो किसानों अच्छे से समझ सकते हो। तो ऐसा क्या है कि भाई जो सरकार उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही, ऊपर किसानों पे जो किसान कह रहा भी हमारा जो हक है वो दे दीजिए, हम कोई भीख नहीं मांगने आ रहे, क्या लगता है सर? ये इसकी जो गेम की शुरुआत है, ये अगर हम पीछे जाएं तो 1991 में हुई थी, जब WTO के एग्रीमेंट पे हमारे जो
तब के माननीय जो वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की थी। तो तब से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे आप पानी की बात की है, पानी पे पूरा जो एकाधिकार है वो प्राइवेट कंपनियों का है, ठीक है ना। इस पे सरकारी तो कोई कंपनी है नहीं, वो अपने हिसाब से इसको मिनरल वाटर बना के बेचती हैं, ठीक है। 20 रुपये हो जाएगी, 30 रुपये भी हो जाएगी। यही जो काम है वो WTO हमारी जो फसल के साथ करना चाहती है, क्योंकि एक स्टडी हुई थी, स्टडी में ये पाया गया था कि 2 स्टेट हैं, ठीक है। पूरे अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो दुनिया में WTO का पूरा सिक्का चलता है। तो 2 ऐसे मतलब ऐसे देश हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो देश कौन से हैं? चाइना एंड इंडिया। चाइना तो अपने पास किसी को फ़र्क नहीं देता नहीं, क्योंकि वो तो एक सेमी कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। अगर हम देखें चाइना चाहे बुरा है अच्छा है, हम ये बात में नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपने पास नहीं फ़र्क नहीं देता। तो एक स्टडी हुई कि अकेला भारत बच गया जहाँ पे 130 करोड़ आबादी है, लेकिन भारत में प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर नहीं है। तो हाँ, ये जो प्रोसेस है कानून को पास कराने की, ये प्रोड्यूसर को कंज्यूमर बनाने की प्रोसेस है। हम तो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हैं, उसी सर्कल से उसी पैसे से मार्केट चलता है, ठीक है, रोजी रोटी चलती है। पहले जो सारा स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ के लोगों को छीन के कंज्यूमर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर चाहे 20 रुपये बेचें, चाहे 200 रुपये, चाहे 2000 रुपये किलो, वो उनकी प्राथमिकता होगी, ठीक है ना। ये जो आप कह रहे हो कि मतलब हमको रेट के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये सरकारें चाहती हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो अभी मोदी जी ने बयान दिया है, नरेंद्र मोदी ने, तो ये बयान दिया है कि भाई आप जो मैं 4 कंपनियों को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारा चीज़ प्राइवेट करूँगा। तो ये उस पर इतना WTO का, IMF का इतना प्रेशर है। सरकार ने कह दिया भी सरकार कारोबार करने के लिए नहीं है कि और किसके लिए है? फिर संसद को भी प्राइवेट करो। अगर सरकार कारोबार करने के लिए नहीं है तो बनी किसके लिए है? फिर सरकार अडानी को दे दो, जरूरत ही नहीं है इनकी MLA MP की, इनकी पेंशन सरकारी खाते से आती है ना, ठीक है। तो फिर सरकार है किसके लिए? फिर सारी सरकार को आप जो कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में छोड़ दो, ठीक है, वो चला लेंगे अपने हिसाब से, लोगों को मरने दो। इसमें दिक्कत क्या है? सरकार की जरूरत क्या है? सरकार किसके लिए? सरकार होती है अपनी हॉस्पिटैलिटी, सड़कें, ठीक है, स्कूलिंग, और जो अपना सारा डिफेंस वगैरह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। अगर सारी चीज़ आप उसको सौंप देंगे तो पॉलिसी किसके लिए बनेगी? पॉलिसी तो कॉर्पोरेट बनाएंगे, वो क्या करेंगे, अपनी जेब से निकाल के जो बिल है वो दे देंगे, वो पारित हो जाएगा। तो ये सारा ये एक गेम है, ठीक है, जिस गेम में इंडिया फंस चुका है, ठीक है ना। इसको बिठाया कॉर्पोरेट ने, WTO ने इसको बिठाया, और जो ये कानून रद्द नहीं हो रहे इसकी भी एक वजह है। इसके पीछे जो एजेंसियां बैठी हैं ये इसको बोल रही हैं कि दिक्कत ही नहीं है, अगर मरते हैं तो मरने दो, तेरे पीछे बैठे हैं। जब मतलब इलेक्शन आएंगे, मीडिया सारा तेरे को खरीद के दे देंगे। इस बार 5000 को वोट खरीदी, अगली बार 10,000 को खरीद के दे देंगे, ठीक है। तेरे को तेरी 300 350 सीट दिला देंगे, बस दैट्स इट। ये इसके पीछे इसको इतनी बड़ी सपोर्ट मिल चुकी है कि ये बंदा मतलब किसी की मान नहीं रहा। अगर इंसान को डर होता है ना तो मानता है। जो इसके पीछे कारपोरेट हाउस हुआ क्या कि ये काम कांग्रेस भी करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2011-12 में कांग्रेस ये भी लोगों लेके मैं बताता हूँ क्या हुआ कि कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कांग्रेस के पास इतनी मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। अगर आप देखें तो कांग्रेस की सरकार दोनों जो यूपीए टाइम में रही हैं उसकी मेजोरिटी देखें, उनके पास 250 सीटें होती थी, बाकी लेफ्ट की ला लेते थे, कुछ मायावती की समर्थन से चल रही थी। इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले वो सोचती ये 2014 से 2019 तक भी सकता था, लेकिन इसके पास मेजोरिटी नहीं थी। अब इसको इतनी मेजोरिटी दे दी, सारा जो एजेंसियां बैठी हैं 5-5 हज़ार को वोट खरीदी, ठीक है, धर्म का पत्ता खेला तो इसको जिता दिया। 303 सीट आ गई इसकी अकेले बीजेपी की, एनडीए की तो लाने तो 350 से ज़्यादा चली जाती हैं। तो इसको इतनी मेजोरिटी मिल गई कि ये अपनी मर्जी से अब काम करने लग गया। अब भी इसको पूरी सपोर्ट है कि भाई देखो हम तेरे को गिरने नहीं देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे कोई एमपी, अगर तेरे एमपी कम भी आए तो 20-20 करोड़ में जो खरीदो फरोख्त तो होती है। इनका दलाल जो ये इनके जेपी नड्डा ने बयान दिया था ना कि दलाल आंदोलन कर रहे हैं, सबसे बड़े दलाल बीजेपी वाले हैं भाई साहब, सबसे बड़े दलाल,
ठीक है, क्योंकि इनको दलाली करनी आती है, ठीक है। कर्नाटक में दलाली की, मध्य प्रदेश में दलाली की, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा में दलाली की, तो इनसे बड़ा दलाल तो मेरे ख्याल से पूरे देश में नहीं है। वही कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, अभी किसानों को हक दो, जो 2011-12 में वही बिल लेके आ रही थी, वही बिल इसने बीजेपी लेके आ गई। ऐसा क्या है कि जब सरकार में जब लोग रहते हैं तब तो बातें कुछ और करते हैं, जब विपक्ष में आ जाते हैं तब बातें कुछ और। बात मैं वही कह रहा हूँ कि जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब इस मुद्दे पे एक हैं, क्योंकि इन पे जो फॉरेन एजेंसीज हैं इनका इतना प्रेशर है कि ये मतलब चाहती हैं कि इसको हम मतलब करें, लेकिन अब तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ठीक है। कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस 10 साल एमएसपी दे देगी, 10 साल के बाद फुल मेजोरिटी में आ जाती है तो वो भी यही काम करेगी, क्योंकि इससे वो निकलना चाहती है। मतलब ये आप गडकरी साहब का बयान देख लीजिए, उन्होंने बयान दिया था कि हम लोग एमएसपी से निकलना चाहते हैं। एमएसपी मीन्स कि हमको पंजाब और हरियाणा को और पश्चिमी यूपी को मतलब ये बिहार और मतलब मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आएँ, ठीक है, अपनी मर्जी से जो मतलब दान खरीदें, ये इनकी जो मेन चाल है, ठीक है। भाई प्रदीप, एक सवाल आपसे भी है, आप कई बार कहते रहते हो कि भाई जैसे हंसी मजाकों में भी और न्यूज वाले भी इसका थोड़ा सा ज्यादा ही वो बना रहे हैं कि भाई ये जीन्स पहन के किसान आए हुए हैं, किसान नहीं हो सकते। भाई भी जीन्स पहन के आ रहा था और बड़ा ज्ञान था इसने किसानी के बारे में भी और बिलों के बारे में भी, वो बातें हमारे दर्शकों को एक बार जरूर साझा करो भाई। क्यों नहीं पहन सकते ये जीन्स, ये बताओ। नेता जब पहले जो नेता होते थे वो धोती और अपना कुर्ता और टोपी पहनते थे, नेताओं ने अपना वेशभूषा चेंज कर ली, तो भाई किसान कोई भी आता है ये पूछ लेता है कि किसान जीन्स क्यों पहन रहा है। हम ये पूछते हैं किसी किसान के बेटे ने या किसान ने ये पूछा कि नेता हो आप, कुर्ता और धोती वो क्यों नहीं पहन के आते टोपी लगा के। इनको ये जीन्स तो दिख गई, इनको ये सौगात जो शतक बोल सकते हैं इसको ये लगाया किसानों ने, ये नहीं दिखा। 250 से ऊपर किसानों की शहादत होगी, ये नहीं दिखाई दी, जीन्स दिख गई। इतने जिनके घर में, जिसका कहते हैं ना जिसके घर से बंदा जाता है उसी को पता होता है। सही बात। तो कपड़े पे मत जाइए, कपड़ा तो कोई भी पहन लेता है और आज के दिन तो आम बात है ये। कभी बोलते हैं कपड़ा पहन लिया, कभी बोलते हैं ये हो गया, कभी ये तो ये खा रहे हैं, वो तो वो खा रहे हैं। भाई खाएं भी गए हैं और गडराएं भी गए सरकार की तरफ, ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ। ये किसान अच्छा खाएंगे और अच्छा गडराएंगे, लेकिन उठ के नहीं जाएंगे। जो इनके दिमाग में गलत फहमी ना है वो सरकार जितनी जल्दी मान जाए वो अच्छा सरकार के लिए, क्योंकि हम तो हर एक के पास जाते हैं ट्राली में, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे सो रहे हैं और अच्छा आंदोलन भी कर रहे हैं। वरना आज तक आज़ाद भारत में कभी 100 दिन का कोई आंदोलन नहीं चला और ये आंदोलन आज भी 100 के बाद भी ऐसे ही चल रहा है। और जब तक ये मांग नहीं माने ये किसान है, ये एक बार बोलता है ना कि ये काम करने का है और कोई काम चोरी छिपे नहीं करेगा, जैसे दिल्ली में घुसने का होगा या कुछ भी हो XYZ। अच्छा, ऐलान करके जाएंगे पहले। ये किसान हैं, ये नक्का भी मोड़ेंगे ना तो 3 बार आवाज लगाएंगे, भाई टाइम हो गया नक्का मोड़ दें। मतलब पानी तोड़ने हाँ जी, के लिए। पानी तोड़ने के लिए बोलते नहीं, पानी की बारी अगले की आ रही है तो उसको भी 3 बार आवाज लगाएंगे, भाई तेरा टाइम पूरा हो चुका, मैं अब नक्का मोड़ लूँ, तो 3 बार तो उसको आवाज लगा के नक्का मोड़ते हैं। ये चोरी छिपे, क्यों चोर थोड़ी हैं, ये किसान है, ये चोर कहाँ से हैं। तो जाएंगे दिल्ली में या कहीं भी कुछ भी करेंगे तो आवाज़ पहले लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे। चोरी छिपे वाला कोई काम किसान नहीं करेगा, इनके मन में ही चोर नहीं है। ये तो मैं ये बोलता हूँ कि जो बोलते हैं ना शुद्ध और पवित्र आत्मा से आंदोलन, ये वो आंदोलन तो है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये पवित्र आंदोलन है। भाई प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था कि 1 कॉल की दूरी पे हैं, या तो उनका रिचार्ज खत्म हो गया, हो सकता है रिचार्ज करा लें भाई। वैसे भी आज जियो आजकल फ्री दे रहा, या उनका फोन मांग ले किसी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा था, हाँ। उन्होंने कहा था भी क्या पता प्रधानमंत्री जी का जो फोन है नेहरू ने बंद करवा दिया हो, ऐसी वो बातें कर रहे थे। वही कांग्रेस ने तो नहीं कुछ करा दिया। नहीं, ये तो है ना, कुछ भी हो जाए उठा के बोलेंगे कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस वाले करे। शुरुआत आंदोलन की तब बोले तो कांग्रेसी हैं, अगर इनको वो कांग्रेसी दिख रहे तो इनकी मेजोरिटी खत्म है फिर तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इतना लोगों का लाखों में है जो बॉर्डरों पे, तो फिर इनका अस्तित्व आगे आने वाले टाइम में खतरे की घंटी बज चुकी है इनके लिए। सुनील भाई, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, स्पेन या पता नहीं कौन से देश में MSP, स्पेन में कल मैंने परसों देखा था,
तो उन्होंने एमएसपी पर लिखित में गारंटी दे दी, वो जो इससे नीचे खरीदेगा उनका जो वहाँ की जो करेंसी है, जो भी ब्यूरो है, जो भी पैसा है उनका, उन्होंने कुछ लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया वहाँ पे। क्या ये जो भारत में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इसी को देखते हुए दूसरे देशों में भी सीख जा रही है और वहाँ के किसान भी जागरूक हो रहे हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और भाई साहब ने जो WTO की बात करी ना, इस मुद्दे पे अगर ज़्यादातर किसानों को पता लग जाए ना, तो ये आंदोलन के अंदर बहुत चीज़, अगर बार बार सोशल मीडिया पे ये बातें जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ सकता है। दूसरी बात की जो आंदोलन हो रहा है, हमें दिखाया जा रहा है ये कि खाली भारत में आंदोलन हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में आंदोलन हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, और कृषि के लिए भी आंदोलन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफ्रीका के अंदर ये कृषि बिल लेके आए थे और वहाँ की हालत बस से बदतर हो गई है। वहाँ की हालत बस से बदतर है। वहाँ जहाँ रेशो 5% का था, वहाँ 30% बढ़ गया भुखमरी का। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हर तरफ इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो जहाँ पर ये बता रहे हैं WTO का एग्रीकल्चर लैंड में उनका कब्जा है, ऐसे हमारे देश में हर फील्ड में बाहर की फॉरेनरों का कब्जा है। चाहे हमारे, अगर हम विश्व बैंकों की बात करें तो विश्व बैंक का कब्जा है, हेल्थ के अंदर WHO का कब्जा है। ये सारे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस तहत के अंदर ये किसान बिल भी आते हैं, ये सारे जो लॉकडाउन होते हैं वो भी आते हैं, जितने ये हमारे को बंद किए जा रहे निजीकरण वो भी उसी के अंदर आते हैं। ये जिस दिन जनता सारी समझने लग गई और हर कोई विरोध पे अगर उतरने लग गया तो बहुत जल्द सरकार की आँख खुलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है। आप क्या कहना चाह रहे थे भाई? थोड़ा हाथ कर रहे थे आप। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमको समझने की ज़रूरत है कि ये गेम कहाँ से घूम रही है, ठीक है ना। मोदी एक चेहरा है, एक मोहरा है, WTO का, IMF का, WHO, जैसे भाई ने बताया वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक कहने को अच्छा लगता है, लेकिन वो पूरा वर्ल्ड उसने मतलब कब्जे में कर रखा है। जो भी इनकलाबी आदमी आता है, जैसे एक मतलब सिल्वाडोर का एक व्यक्ति था, उसको गोली से मतलब उड़ा दिया, जो इनके जंजाल से निकलने की बात करता है, ठीक है ना, कि मैं भाई इनको मानता नहीं, ठीक है। तो एजेंसी मतलब ये काम कर देती हैं। अब जो आप स्पेन की बात कर रहे हो, ठीक है, MSP पे लिखित गारंटी दे दी, ऐसे ही आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। ये बोलता है कि मैं मानूंगा नहीं, मेरे जो कानून हैं, ठीक है। अभी एक बात आपको बताता हूँ, बलबीर सिंह राजेवाल हैं, जो एक बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, जी जी, उनकी अमित शाह से मीटिंग हुई थी। तो अमित शाह ने बोला कि भाई आप सारे कानून को पूरे का पूरा मतलब शोध करवा लो, ठीक है, ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन एक कानून रहने दो। अच्छा, इनको वापस नहीं करना? नहीं, बस वापस करने को ना बोलो। वो बोले कि क्यों ना करें, बोले कि हमने मतलब इतने कानून पास किए हैं, 370 लेबर लॉ में चेंजेस किए हैं, ठीक है, हाँ भी वो भी उठ के आ जाएंगे। तो बलबीर सिंह राजेवाल ने एक बहुत अच्छी बात की कि आप एक बार में ही गंगा नहा लो, ठीक है, इतने पाप किए हैं, एक बार गंगा नहा लो, सभी कानून को निरस्त कर दो। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बन रही हैं। लेबर लॉ है, वो उनके हिसाब से बना है, ठीक है ना। लेबर का दम निकाल देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कंज्यूमर देख रहे हैं कि भाई किसान तो 1-2 साल, 5 साल, 10 साल गुजारा कर लेगा, 10 साल, लेकिन जो कंज्यूमर का दम निकालेंगे ना ये, वो देखना आप, ठीक है। जो प्याज नागपुर में कटता है 15 रुपये किलो मिलता है, वो मुंबई में आके, ठीक है, 100 रुपये किलो कैसे हो जाता है? उस पर कोई MSP नहीं है। तो बिचौलिया कौन है, ठीक है। ये कहते हैं कि बिचौलिया, आप बिचौलिया को डिफाइन कीजिए। आड़तिया बिचौलिया कैसे हो गया? वो सर्विस प्रोवाइडर है, आप फ़ोन में पैसे डलवाते हो, ठीक है, वो क्या है? वो सर्विस प्रोवाइडर है, अपना कमीशन लेता है, उसको 100 के पीछे 2.5 रुपये बचते हैं, ठीक है। अगर आप उसको मतलब सर्विस प्रोवाइडर को बिचौलिए बोलोगे तो सारी बिचौलिए हैं। अगर सर्विस देने वाला बिचौलिया है, बिचौलिए तो ये पैदा कर रहे हैं जो वहाँ का धान खरीद के बिहार का 900 में यहाँ पे आके 1888 में बेचते हैं ट्रकों में भर के, वो बिचौलिए हैं। आड़तिया एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके साथ पूरे भारत को जागना होगा, कंज्यूमर को खास करके, क्योंकि सबसे पहला मरेगा वो कंज्यूमर बनेगा। हम कंज्यूमर बनेंगे, लेकिन बाद में बनेंगे, हम 10 साल बाद बनेंगे, वो अभी बनेंगे। अभी आप देखा कि स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो जितना भी, और दूसरी बात है, आपने जो ये MNC होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये क्या करती हैं, अपने कंपटीटर को मारने के लिए एक बजट रखती हैं, स्पेशल बजट अलोकेट कर देती हैं। ये बजट के आसरे पहले अच्छे भाव भी देंगी, सारा कुछ करेंगी, ठीक है। धीरे धीरे ये एक बार APMC को ख़त्म करके, जैसे बिहार में किया है, उसके बाद ये अपनी मनमर्जी चलाएंगी। फिर उसको मजबूर करेंगी कि ठीक है भाई, तेरा धान है जो मैं 600 रुपये पे लेने के लिए राजी हूँ, ठीक है, चलो नहीं देना,
तो ऐसा कर अगले साल मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया तो किसान को ख़त्म कर दिया। इनसे कोई केस नहीं लड़ा जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये अब इनको देने की तैयारी है, जो ऐसा नहीं होगा। ये गलत पंगा हो गया। मैं पंजाब से हूँ, ये भाई हरियाणा से हैं, ठीक है, यूपी से, मतलब पूरे देश में इसका बिस्तरा गोल होगा अभी, ठीक है। जब लोग जागते हैं तभी इनकलाब आता है। ये इनकलाब है जो देश को जात मुक्त करने के लिए, धर्म मुक्त करने के लिए। ये नहीं कि धर्म खत्म हो जाएंगे, मतलब लोगों के अंदर से धर्म के प्रति जो मतलब नफरत पैदा कर रखी है, हाँ, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। ये कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी सीएए के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, ठीक है। ये सब इनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो आप एक पढ़े लिखे हो, और जिस तरह सरकार या फिर मीडिया कहती है कि भाई किसान तो अनपढ़ होता है, इनको क्या पता होता है, इनको बहका के लाया गया है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। आपने बाहर की भी बात करी, यहाँ की भी बात करी, तो मीडिया इस तरह क्यों दिखा रहा है कि बार बार कि भाई ये तो बहकाए हुए लोग आए हुए, इस तरह की जो बातें की जा रही है। यहाँ पे तकरीबन 5 लाख बंदा है, ठीक है। 5 लाख में से 1 लाख बंदा ऐसा निकाल दूंगा। मैं किसान हूँ ना, किसान का बेटा हूँ, खुद खेती करता हूँ, ठीक है। आप लाइए कौन सा गोदी मीडिया वाला मेरे से बहस करके दिखाए। और मैं खेती करता हूँ, ठीक है। मैं यूरिया भी डालता हूँ, खाद भी डालता हूँ, स्प्रे भी करता हूँ, कणक की कटाई भी हाथ से करते हैं, दाती से, ठीक है। और मतलब पशुओं को चारा भी डालते हैं, सारा काम करते हैं, ठीक है। तो आएँ और बात करें, अब दिखाएंगे उनको कि क्या होते हैं। सारे भाई साहब पढ़े लिखे हैं, गोदी मीडिया। इनको एक बात है, शर्म आनी चाहिए। एक जमीर होता है, जिसका जमीर मर जाए उसके बारे में क्या बात करें। इनका असल में जमीर मर चुका है टोटली। ये लोग, इन्होंने अपनी जो अपने इनका जमीर, ये पैसे के पुजारी हो चुके हैं, ठीक है। इनको पैसा चाहिए, उसी तरह ही कवरेज करते हैं। बाकी बात ये है, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे। पत्रकारिता जब पढ़ते हैं, मेरे दोस्त पत्रकारिता करते तो उनको होता था कि फेयर एंड इम्पार्शियल पत्रकारिता करो। इनका तो जमीर मर चुका है भाई, इनके बारे में तो बोलने की। हमारे पंजाब में एक कहावत मशहूर है, जिसका मतलब शरीर का मरना मौत नहीं है, जिसका जमीर मर गया वो मौत है। ये तो मरे हुए लोग हैं, इनके बारे में बात करना तो बेकार है, ठीक है ना। ये क्या दिखा लेंगे, क्या दिखा लेंगे। पहले बोला खालिस्तानी हैं, फिर बोला माओवादी हैं, फिर बोला नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, कामरेड हैं, अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, कितने उग्रवादी हैं, ठीक है। कितने टैग दे दिए, ठीक है भाई। आप जो मर्जी टैग लगाओ, हम किसान हैं, अभी दिखाएंगे आपको। और जितना मतलब जब तक मानेंगे नहीं, 2024-28 बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, जो मीडिया का रोल है, एक बात बताता हूँ, बच्चे इनके ही बड़े होंगे। एक बात याद रखना, इनके बच्चे भी, जो ये मीडिया दिखा रहा है ना, इनके बच्चे बड़े होंगे जब इनको देखेंगे ना, ठीक है। एक पासे हमारा एक साइड हमारा आंदोलन देखेंगे, एक साइड इनकी कवरेज देखेंगे, तो वो शर्म फील करेंगे कि हम इनके पैदा हुए हैं, इन जमीर मरी वाले लोगों के पैदा हुए हैं। जैसे आपने अभी मीडिया की बात करी, जो हम जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप भैया बहुत बढ़िया उपराला कर रहे हो। मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप अच्छे से कवर कर रहे हो, ठीक है। मेरी भी यही मनसा थी कि मैं आपके साथ जाके बात करूँ। आपके मैं मानता हूँ कि 90% आंदोलन है जो आपके सिर पे चल रहा है, सोशल मीडिया के सिर पे। इनमें तो 2-4 पत्रकार हैं, ठीक है, मैं नाम भी ले देता हूँ, रवीश कुमार है, संदीप चौधरी है, ठीक है, जो मतलब जो सही बात करते हैं। ये नहीं कि किसानों के पक्ष में हैं, वो फेयर बात करते हैं, इम्पार्शियल बात करते हैं, ठीक है। और एक रहा सोशल मीडिया, जिसके मतलब सहारे ये आंदोलन चल रहा है। और आपका जो मतलब दिल से, मतलब पूरे भारत के किसानों की तरफ से आपका और सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। हम आपका जो एहसान है वो दे नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद तो हम भी करते हैं कि जो हम किसानों के बीच आते हैं, इतना जो प्यार और सम्मान यहाँ हमारे को मिलता है, हम उसका आभारी भी रहेंगे। क्योंकि आगे भी जब हम कभी रिपोर्टिंग कहीं पे भी करेंगे तो हमारे को ये बातें ज़रूर याद आएंगी, वो जो किसानों ने हमारे को प्यार और जो सम्मान दिया, उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। सुनील भाई, समय की पाबंदी है, थोड़ा सा कम उसमें समय में अपना इंटरव्यू ख़त्म करना, क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं और किसान जो ये रोड है वो चालू करने वाले हैं। और जो जैसे भाई ने मीडिया की भी बात करी, जिस तरह मीडिया दिखा रहा है टिकरी बॉर्डर खाली होने वाला है, नकली किसान जाने वाले हैं, असली किसान आने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या है कि मीडिया पूरी तरह कंट्रोल है, कुछ लोगों की कंट्रोल है। जब
किसानों के जो ज़मीन है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, छोटे दुकानदारों की दुकानदारी ख़त्म करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत आ रहे हैं, ऐसी पूरी मीडिया को कंट्रोल किया गया है। तो मीडिया कंट्रोल है, वो बोलेगी नहीं, वो सच दिखाएगी नहीं, ये सबको पता है। और प्रदीप भाई क्या कहना चाह रहे थे आप? लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। चौथा स्तंभ बताया गया है मीडिया का। मीडिया बिक चुकी है, अपना ज़मीर मार चुकी है एकदम से। किसी को फ्लैट, किसी को 12 लाख का पैकेज, किसी को 15 लाख का, ऐसे पैकेज और फ्लैट मिले हुए हैं, वो चुप हैं। वरना चौथा स्तंभ मीडिया चुप, विपक्ष है नहीं, मन चाहिए जो चाहे वो करेंगे। इसलिए अब किसान जाग खड़ा हुआ है, अब इनकी चलेगी नहीं। जहाँ भी ये जाएंगे इनको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये दोस्तों आपने देखा कि भाई युवा पत्रकार भी थे, किसान भी थे, ड्राइवर भाई भी थे। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप सभी दर्शकों से उम्मीद करते हैं वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना कि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। और जो भी दर्शक हम कमेंट्स करते हैं उनका हम सभी सभ्य भाषा में रिप्लाई भी देते हैं। और उसको जितने भी दर्शक हैं उस सभ्य भाषा में अपनी बात जरूर रखना। आज के लिए बस इतना ही। प्रदीप दलाल और सुनील भाई और मोहित भाई का ये हमारा और राहुल सैनी का चारों का कार्यक्रम था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।